खबर कुछ कहती है, सिर्फ उतना ही नहीं जितना हम उसे समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे भी कहीं आगे। तो मैं अमित मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं न्यूज इनसाइट, यानी खबरों की वो नजर जहां कोई भी एंगल हमसे ना छूट पाए। आज न्यूज इनसाइट में हम बात करेंगे मुंबई से गुरुग्राम तक अतीक की बेनामी संपत्ति किसके किसके नाम है, यानी एक माफिया जिंदगी में जो कमाता है वो दूसरों के नाम पर ही कमाता है। ये अतीक की कितनी बेनामी संपत्ति है और किन किन शहरों में है, इसका जिक्र हम करेंगे। भारत कैसे जनसंख्या में नंबर 1 हो गया और चीन हमसे कैसे पीछे छूट गया है, उसके भी जानकारी हम देंगे। यानी अब जनसंख्या में भारत विश्व में नंबर 1 है। साथ ही कर्नाटक में किस किस पर मोदी शाह की जोड़ी होगी भारी, और मोदी शाह ने इसकी तो तैयारी कर ली है। कांग्रेस चुनावी समर के लिए खुद को तैयार कर चुकी है और अब इस रन में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस खबर का भी हम विश्लेषण करेंगे। इन खबरों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से, जिसे अब तक आपको किसी और ने नहीं बताई होगी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से युवा चेहरे को रखा बाहर। कांग्रेस ने सचिन पायलट और नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं किया शामिल। बीजेपी ने तेजस्वी सूर्या को लिस्ट से रखा बाहर। वहीं स्टार प्रचारक की सूची में कांग्रेस ने अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर रखा है। दूसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी कल वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बौद्ध धर्मगुरुओं को संबोधित करेंगे। 150 देशों के 171 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में अलग अलग विषयों पर भी चर्चा होगी। तो अब न्यूज इनसाइट में खबरों की और खबरों के विश्लेषण की सबसे पहली खबर, कर्नाटक में चुनाव की रणभेरी बज जाने के बाद क्या क्या रणनीतियां बना रही है राजनीतिक दल, उस पर। कर्नाटक में चुनाव की रणभेरी बजने के बाद आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने सूरमाओं की सूची जारी कर दी है, जिन्हें चुनावी भाषा में स्टार प्रचारक कहा जाता है। लेकिन चुनाव किसी समर से कम नहीं होता, इसलिए हम इसे सूरमा कहते हैं। एक तरफ बीजेपी की कमान प्रधानमंत्री मोदी के पास है, जिन्हें कुशल रणनीतिकार अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बड़े नेताओं का साथ मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस अपना पूरा फोकस अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार पर ही रख रही है। यानी चुनावी जंग में एक बार फिर पुराने चेहरे आमने सामने होंगे। क्या राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दों के बीच जंग होगी या फिर मोदी शाह का मैजिक चलेगा? क्योंकि अमूमन चुनाव जो राज्य में यह जोड़ी काफी असरदार रही है और उसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। तो क्या कर्नाटक में भी यही जोड़ी कामयाब होगी? इसका विश्लेषण हम आपसे जरूर साझा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए 10 मई को चुनाव होने हैं, जिसके लिए 20 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख है। इसी के बाद प्रचार का घमासान मचेगा, यानी कल से ये मामला शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि नामांकन के एक दिन पहले 19 अप्रैल यानी आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की एक मजबूत टीम के अलावा कई महासचिव शामिल हैं। लिस्ट में कर्नाटक के भी बड़े चेहरों को जगह दी गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, पूर्व मुख्यमंत्री और पोस्टर बॉय बीएस येदियुरप्पा, डीवी सदानंद गौड़ा, कुछ राज्य मंत्री, पार्टी के नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो उधर कांग्रेस की भी 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। इस लिस्ट में बीजेपी से आए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को, जिन्हें कल उम्मीदवार भी कांग्रेस ने बनाया है, उन्हें भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, स्थानीय नेता डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हैं, उन्हें भी स्टार प्रचारक की सूची में कांग्रेस ने शामिल रखा है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार अपने युवा नेता सचिन पायलट और नवजोत सिंह सिद्धू को इसमें जगह नहीं दी है। कर्नाटक में सरकार बचाने के लिए बीजेपी संघर्ष कर रही है, क्योंकि दक्षिण का किला उसे अभेद रखना है और उसे दोबारा सत्ता में वापस आना है। टिकट वितरण के बाद बड़ी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई में देखने को मिली, लेकिन उस पर मोदी और शाह का जो नेतृत्व है वो हमेशा भारी पड़ता दिखा। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को टिकट नहीं मिला तो इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। साथ ही कई और सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कटा तो पार्टी छोड़ दी, जिसे देखते हुए बीजेपी ने अपनी पुख्ता रणनीति तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले कुछ दिनों में प्रचार की बागडोर खुद संभालेंगे और करीब 25 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। प्रचार में पीएम के बाद सबसे ज्यादा डिमांड गृह मंत्री अमित शाह की है और उनके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। इनके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री और सीनियर नेता प्रचार अभियान में जुटेंगे। जानकारी यह है कि 20 अप्रैल को नामांकन की तारीख खत्म होते ही बीजेपी अपने आक्रामक चुनाव प्रचार में जुट जाएगी, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी की रैलियों से ही होगी। बीजेपी अपने नारों को कर्नाटक में घर घर पहुंचाने में पिछले 2 महीनों से लगी हुई है। नेताओं के साथ अभिनेताओं की जोड़ी भी प्रचार करती दिखेगी। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार किच्छा सुदीप को हिंदी फिल्म स्टार रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे कई दिग्गजों का साथ भी मिलता दिखेगा। बीजेपी कर्नाटक का प्लान है कि वो मुख्य रूप से पीएम मोदी के चेहरे और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, यानी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर जो विकास के काम डबल इंजन की सरकार के द्वारा हुए हैं वो मुख्य मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे और इसी को लेकर बीजेपी पर यह आरोप भी लगा है और बीजेपी खुद भी यह आरोप लगाते रहती है कि सिद्धरामैया की सरकार में 23 हिंदू मारे गए थे। बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का सिद्धरामैया पर यह सीधा सवाल होता रहा है। बीजेपी का मानना है कि सिद्धरामैया की छवि हिंदू विरोधी है और इसी को मौजूदा चुनाव में भुना नाम है। बीजेपी इसी तरह पीएफआई पर बैन, टीपू सुल्तान, गोश्तकरों पर नकेल कसना और हिजाब के मुद्दे को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाएगी। इसी चुनाव में बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में कर्नाटक की अस्मिता की चर्चा करेगी और तुष्टीकरण पर हमला करेगी। बीजेपी के चुनावी पोस्टर में पीएम मोदी और पार्टी का सिंबल कमल रहेगा। वहीं कुछ पोस्टरों में पीएम मोदी के साथ अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, सीएम बसवराज बोम्मई और प्रदेश अध्यक्ष नलिन कातिल के भी फोटो होंगे। बीजेपी अध्यक्ष चुनावी रणनीति को लेकर 4 महीने में 6 दौरे कर चुके हैं। 10 दिन रहकर रैलियों के साथ साथ संगठन में कई बैठकों भी कर चुके हैं। ये तो हुई आने वाले बीजेपी की रणनीति की बात, लेकिन पीएम मोदी मिशन कर्नाटक पर काफी समय पहले से लगे हुए हैं। पीएम मोदी पिछले 4 महीनों में 8 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। आचार संहिता लगने से पहले 7 बार और 1 बार आचार संहिता लगने के बाद उनका दौरा हुआ था। फिलहाल बीजेपी हर बूथ पर पहुंचने के लिए भाजपा ही भरोसा यानी बीजेपी नाम से अभियान चला रही है। अब तक 50,000 बूथों में से करीब 48,000 पर बीजेपी पहुंच चुकी है। बीजेपी ने बूथ विजय संकल्प गांव-गांव तक पहुंचाया है। बीजेपी का झंडा, पोस्टर, मोदी सरकार, बोम्मई सरकार के काम का प्रचार किया गया। बीजेपी ये मानती है कि कांग्रेस का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट कमजोर है, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोली के जरिए बूथ स्तर तक प्रचार करेगी और कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। बीजेपी के पास पीएम मोदी जैसा चुनावी चेहरा और गृह मंत्री अमित शाह जैसा चुनावी चाणक्य है। बीजेपी इस चुनाव में भी इसका फायदा उठाने से पीछे नहीं रहेगी। बीजेपी के रणनीतिकार चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने कर्नाटक में एक बार फिर से कमल खिलाने पर काम शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल को नामांकन की तारीख खत्म होते ही बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देगी, जिसकी शुरुआत खुद अमित शाह के रोड शो से होगी। अमित शाह 21 और 22 अप्रैल को दावनगेरे और देवनहल्ली में रोड शो करेंगे।
और बेंगलुरु में बीजेपी के प्रचार अभियान के तहत कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। शाह के रोड शो से कर्नाटक में पार्टी के जनसंपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस दौरान गृहमंत्री चुनावी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए राज्य में प्रचार अभियान की अगुवाई करने वाले पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकों में शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह 20 से 23 अप्रैल के बीच कर्नाटक में ही रहेंगे, जो उनका स्थानीय दौरा उसी में शामिल है और प्रवास भी उसी में शामिल है। ये तो बात हुई बीजेपी की, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस का आगाज भी इस बार दुरुस्त रह रहा है। लंबे अरसे से जो पार्टी चुनावी प्रबंधन की कमजोरियों को लेकर निशाने पर रहती थी, वही कांग्रेस ने कर्नाटक में पुख्ता तैयारियों से विरोधियों के साथ साथ सियासी विश्लेषणों को भी हैरान कर दिया है। कांग्रेस में करीब 1350 से ज्यादा टिकट के ऐसे दावेदार थे जो मजबूती से चुनाव लड़ते। इतनी बड़ी संख्या में दावेदारों के बावजूद शांतिपूर्ण टिकट बंटवारे, सूबे में सामाजिक समीकरणों की गांठ मजबूत करने, बोमई सरकार के खिलाफ 40% कमीशन का राजनीतिक नैरेटिव बनाने से लेकर 4 लुभावने चुनावी वादों के चाशनी के बीच त्रिस्तरीय चुनावी निगरानी प्रणाली के जरिए नामांकन की आखिरी तारीख से पहले ही कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान को टॉप गियर में चलाने की तैयारी दुरुस्त कर ली है। कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद कांग्रेस को है और उस आस में कांग्रेस के सामने उत्तराखंड चुनाव के झटके का सबक भी है, जो बहुत बड़ा सियासी पार्ट बना। वहां उत्तराखंड में भी कांग्रेस को उम्मीद एंटी इनकम्बेंसी की थी और उसी सहारे वो चुनाव हार गई। जीत के तमाम दावों के बाद भी कांग्रेस वहां चूक गई थी और अब कोई गुंजाइश कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस ने 2022 में उदयपुर में हुए नव संकल्प चिंतन शिविर के दौरान गहराती राजनीतिक चुनौतियों के लिए चुनाव प्रबंधन को एक प्रमुख कमजोर कड़ी माना था और इसे दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाने की घोषणा भी की थी। संस्थागत रूप से पार्टी का चुनावी प्रबंधन तंत्र अभी मुखर रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन कर्नाटक का ये चुनाव कांग्रेस के लिए इसका पायलट प्रोजेक्ट जरूर माना जा सकता है और इसी पर सारी बिसात कांग्रेस ने बिछाई भी है। कर्नाटक में जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि गुटबाजी, नाराजगी देखने को मिलेगी, वैसा मिला नहीं। हालांकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच जो वाद विवाद है वो बदस्तूर जारी है। अनुमानों के विपरीत कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ करीब 6 अन्य प्रमुख चेहरों के बीच नेतृत्व की गहरी अंदरूनी प्रतिस्पर्धा चल रही है। लेकिन इसके बावजूद असंतोष, नाराजगी की आवाज को कांग्रेस नेतृत्व, जो स्थानीय इकाई है वो, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से ही आते हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो दबाने में कुछ हद तक कामयाब दिखते हैं। लेकिन मन में मुख्यमंत्री का सपना कम से कम 3 लोग जरूर पाल रहे हैं, जिसमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके अलावा डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया प्रमुख हैं। टिकट बंटवारे के बाद सत्ताधारी बीजेपी में कुछ नाराजगी देखने को मिली। कईयों ने तो बीजेपी छोड़ दी, लेकिन सालों से आपसी सिरफुटव्वल से जूझ रही कांग्रेस में इस बार बहुत ऐसा नहीं देखा गया, जो बहुत बड़ा आश्चर्य भी राजनीतिक टिप्पणीकारों के लिए माना जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस अपनी तारीफ खुद कर रही है और प्रत्याशी चयन में अपनाई गई प्रक्रिया को वो कारगर बता रही है। बता दें कि 224 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 1350 आवेदनों को स्वीकार किया था। उसके बाद इनमें से प्रत्याशी तय करने के लिए विचारधारा, संगठन क्षमता, क्षेत्र के विकास और विजन और सबसे अहम जीतने की संभावनाओं जैसी कसौटियों को आधार बनाया गया और टिकट का बंटवारा किया गया। कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधे चुनावी मुकाबलों में काफी समय से अब अक्सर बीजेपी ने ही राजनीतिक नैरेटिव तय किया है और इस बार ये थोड़ा अलग भी दिख रहा है, लेकिन पासा बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखेगा, ऐसा वहां के लोकल लीडर्स जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनका भी मानना है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी मानना है। कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज तो शानदार हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह अंजाम तक पहुंचता है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस अमूमन शुरुआत तो अच्छी करती है, बाद में उसमें सिर्फ फुटअव्वल देखा जाता है और अंजाम के आते आते वो भटक जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले कई चुनाव जो हैं उसके नतीजे ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनावी रणनीति में उतरती है, रणभूमि में वो उसी तरीके से जाती है और विजय उसी से हासिल करती है। कांग्रेस कर्नाटक में हारे या जीते ये तो जनता के मन की बात है, लेकिन जो प्रबंधन के गुर यहां कांग्रेस सीख रही है वो आने वाले चुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और उनके बेटे कुमार स्वामी की पार्टी जनता दल एस यानी जेडीएस ने भी कमर कस ली है और आज जेडीएस की तीसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है।
पार्टी ने बीजेपी और खास तौर कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो पैदा कर ही दी है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है और होता भी यही आया है कि जो वोट बैंक कुमारस्वामी का है वही वोट बैंक अमूमन कांग्रेस का माना जाता रहा है। इसलिए खींचतान का जो फासला है वो उन दोनों के बीच ज्यादा रहता है। चुनावी प्रबंधन की कमजोरियों को दुरुस्त करने के साथ चुनाव अभियान को रफ्तार देने के लिए घोषणा पत्र लाने से पहले कांग्रेस ने 4 बड़े वादों की गारंटी की थी और चुनावी चर्चा को गरमा दिया था। इसमें हर युवा ग्रेजुएट को 3,000 रुपए हर महीने, हर परिवार की महिला प्रमुख को महीने में 2,000 रुपए देने और साथ ही हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीब परिवारों को 10 किलो मुफ्त चावल। इन गारंटियों के जरिए कांग्रेस कर्नाटक में इस बार सत्ता सवारी का दांव चल चुकी है। तो उधर बीजेपी ने कई मास्टर स्ट्रोक पहले ही लगा दिए हैं, जिसमें लिंगायत और वोकालिंगा को ज्यादा आरक्षण देना और मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करना मुख्य है। साथ ही बीजेपी ने अपने जो विकास कार्य हैं उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार में हुए भ्रष्टाचार को भी बीजेपी मुख्य रूप से उठाती रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी बात को कर्नाटक में लगातार उठा रहे थे और अपने भाषणों के जरिए वो ये आगाह कर रहे थे कि अगर कांग्रेस आई तो फिर भ्रष्टाचार आएगा। भ्रष्टाचार पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब सिर्फ 21 दिन ही बचे हैं। इस बीच सत्ता और वोटिंग पैटर्न ने सभी दलों की चिंता बढ़ा दी है। कर्नाटक में 38 साल से सत्तारूढ़ दलों की सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी नहीं हुई है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है मोदी शाह की जोड़ी को, जो सत्ता वापसी के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और अगर ऐसा संभव हो पाया तो ये मील का पत्थर राजनीति में साबित होगा। इसके साथ चुनौती उन 84 विधानसभा सीटों को लेकर भी है जिन पर पिछले 3 चुनाव से हर बार नया विधायक चुनकर आता है। यानी कि इन सीटों पर कोई भी नेता लगातार दूसरी बार विधायक नहीं बन पाता है। ये बीजेपी के लिए भी चिंता की बात है और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि खासतौर से बीजेपी के लिए इसलिए चिंता की बात है कि इन 84 सीटों में बीजेपी के 56 विधायक हैं, कांग्रेस के इन सीटों पर 19, जेडीएस के 8 और 1 निर्दलीय विधायक है। अगर इन सभी सीटों पर 3 चुनावी ट्रेंड जारी रहा तो सारी पार्टियों को नुकसान होने की आशंका है और सारी पार्टियां इस चिंता से जूझ रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक के 6 रीजन की इन 84 सीटों में हैदराबाद कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक में 38 सीटें हैं, मध्य और दक्षिण कर्नाटक में 34, तटीय और बेंगलुरु क्षेत्र में 12 सीटें हैं। बीजेपी का अनुमान है कि यह पैटर्न तब का है जब जेडीएस हावी थी, लेकिन अब यह पैटर्न बीजेपी के पक्ष में टूटेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ऐसे सभी पैटर्न को तोड़ते हुए आई है जो पुराने समीकरण रहे हैं। कांग्रेस के गणित के मुताबिक 70% सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने एक सर्वे कराया जिसके आधार पर 3 मॉडलों पर अभियान चलाने की योजना तैयार की गई है। कांग्रेस का जोर है कि बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने ग्राउंड सर्वे में पाया है कि कम से कम 70% सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर होगी, यानी करीब 170 सीटों पर दोनों पार्टियों का सीधा मुकाबला होगा। ये पूरा गणित कांग्रेस का है। इसी तरह का गुना भाग और गणित बीजेपी और अन्य पार्टियों का भी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है और कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि हर पार्टी ग्राउंड सर्वे कराती है और ग्राउंड सर्वे के आधार पर यह निष्कर्ष पार्टी को मिलते भी हैं। अब एक दूसरी बड़ी खबर, जिस खबर को आज की तारीख में बहुत प्रासंगिकता से सुना और देखा जा रहा है, वो खबर सुप्रीम कोर्ट से है। मोहब्बत की मुकम्मल कहानियां असल में कभी कहानी बनती ही नहीं है। कहानियां तो बनती हैं अधूरे इश्क की, जिसमें 2 चाहने वालों को उनके अपने ही उनके खिलाफ हो जाते हैं। कभी जाति की दीवार तो कभी मजहब की दीवार, कभी अमीरी तो कभी गरीबी, कभी भाषा की। हाँ, मोहब्बत की अगर मुकम्मल कहानी बनती है तो उसे बगावत के तौर पर हम जानते हैं, जो अपने परिवार या समाज से अपनी मोहब्बत के लिए बगावत होती है। और कुछ ऐसी ही सामाजिक बगावत की कहानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उस पर बहस चल रहा है। यानी मामला आप समझ गए होंगे, सेम सेक्स मैरिज को लेकर है। आज भी हम आपको इस मामले में कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ उससे रूबरू कराएंगे, क्योंकि इस खबर को सबसे पहले हमने ही आपसे साझा किया था। इसलिए आज इस मामले में क्या क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे।
सेम सेक्स मैरिज कानून को मान्यता देने वाली मांग करने वाली 20 याचिकाओं पर आज दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कल गुरुवार को सुनवाई की शुरुआत एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों से होगी, जो याचिकाकर्ता की ही तरफ से बहस की शुरुआत कल करेंगे। आज की बहस की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा कि सरकार के पास यह डेटा नहीं है जिससे यह साबित हो कि सेम सेक्स मैरिज एलीट क्लास का ही कॉन्सेप्ट है। आज की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने एक नया एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया और कहा कि मामले में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को भी पार्टी बनाया जाए। केंद्र ने राज्यों से भी कहा कि वे 10 दिन में इस मामले पर अपना नजरिया बताएं। गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ कर रही है, जिसमें जस्टिस एस के कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की 5 जजों की बेंच है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे हैं, जबकि सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में लगाई गई याचिकाओं की पैरवी मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई जाने माने वकील कर रहे हैं। कोर्ट रूम में दूसरे दिन दी गई दलीलें क्या रहीं, ये हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम इस मुद्दे पर फैसला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सुने बिना नहीं कर सकते और कोर्ट से कहा कि आप भी उनको बिना सुने इस पर फैसला ना लें। याचिकाकर्ता की तरफ से मुकुल रोहतगी ने अपील की कि LGBTQAI की लिए शादी की घोषणा उनका मौलिक अधिकार हो, क्योंकि यह उन पर लगने वाले लांछनों से मुक्ति के लिए जरूरी है। साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट में भी उन्हें सही पहचान मिले। मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम कॉलोनियल लेजिस्लेशन यानी औपनिवेशिक कानून की जगह कॉलोनियल माइंडसेट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह माइंडसेट तभी शुरू हुआ था जब समाज विकसित हो गया। अब तो समाज और ज्यादा विकसित है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जहां अभी भी ये माइंडसेट कायम है। केंद्र के स्टैंड को देखकर ऐसा ही लग रहा है, यानी एक कटाक्ष था और एक दलील थी, जो तुषार मेहता की दलील के ऊपर मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील पेश की सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि कहीं भी पति और पत्नी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए। इसकी सभी जगह जीवन साथी का इस्तेमाल किया जाए। जहां पुरुष और महिला का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जगह व्यक्ति लिखा जाए। अगर मैं पार्टनर के साथ कहीं जाऊं तो मुझे पता हो कि कानून ने मेरी शादी को पहचान दी है। यह दलील है मुकुल रोहतगी की। कोई भी मुझ पर लांछन कलंक नहीं लगा सकता। डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज के रिक्वेस्ट का मकसद यही है। अगर हम बराबर हैं तो अदालत से इस बात की इजाजत हमें मिले कि हम आप बराबर हों और आपको किसी से कमतर नहीं आंका जाएगा। दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होगा। ऐसे में हम अपने घरों में निजता और जीवन के अधिकार का लुत्फ उठा सकेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल ने कहा कि आप यह कह रहे हैं कि हम आपको विशेष ऐलान दें और उसके तहत हम आपको कोई मुकम्मल बात भी कहें। आपके मुताबिक इस केस को बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या खड़ी हो जाएगी। तब मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाँ, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। मैं यह कह रहा हूं कि अगर हम सफल होते हैं तो इसे लेकर स्पष्ट और निश्चित घोषणा हो जाएगी। ये लोग कहते हैं कि याचिकाकर्ता सामान्य नहीं है, बहुमत यानी जो संख्या में ज्यादा है वो नॉर्मल है, लेकिन यह कानून नहीं है, यह सोच है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि एक तरफ बायोलॉजिकल पुरुष हैं और बायोलॉजिकल महिला है, इनके मिलन से वंश वृद्धि होती है और यही प्रकृति का नियम है। हम इस पर दोबारा से विचार कर रहे हैं। हो सकता है हम बहुत छोटी संख्या में हों यानी अल्पसंख्यक हों, लेकिन हमारे अधिकार समान हों। शादी को लेकर भी हमारे लिए समान डिक्लेरेशन होने चाहिए। यह तर्क रोहतगी का था। साथ ही रोहतगी ने कहा कि कानून जो होता है वो समाज उसे स्वीकार करता है। कभी कभी कानून समाज की अगुवाई भी करता है। मैं आपको हिंदू विधवा के दोबारा विवाह करने के कानून का उदाहरण देता हूं। यह मुकुल रोहतगी का सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के सामने दिया गया तर्क है। उन्होंने कहा कि 18वीं सदी में एक वक्त ऐसा आया था, और खास तौर से 19वीं सदी के पहले तक, जब समाज में विधवा विवाह के लिए कोई तैयार नहीं था। तब कानून ने तेजी से अपना काम किया। आज हमें समाज को प्रेरित करने की जरूरत है ताकि वो इन लोगों को बराबरी का दर्जा दे सके, उन्हें सम्मान दे सके, क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। इस कोर्ट के पास जनता का भरोसा और नैतिक अधिकार दोनों है। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो लोग शादी सेम सेक्स मैरिज चाहते हैं वो ऐसा समाज और सामाजिक प्रामाणिकता के लिए ही चाहते हैं,
जिस तरह पुरुष और महिला इसके लिए अधिकारी हैं, ठीक उसी तरह सेम सेक्स वाले भी अधिकारी हैं और वो शादी चाहते हैं और उसके वो हकदार हैं। दूसरी बात यह है कि शादी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक जोड़े को सुरक्षा की भावना देती है। किसी भी जोड़े को उससे बाहर क्यों रखा जाए। सिंघवी ने कहा कि शादी ऐसे कपल को फाइनेंशियली सपोर्ट और सुरक्षा देती है जिससे कई चीजों के रास्ते खुलते हैं, जैसे टैक्स, उत्तराधिकार व्यवस्था और बच्चा गोद लेना। तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई कपल गे या लेस्बियन रिलेशनशिप में है तो उनमें से कोई एक बच्चा गोद ले सकता है। तब सिंघवी ने कहा कि वैवाहिक दर्जा गौरव, संतुष्टि और आत्मसम्मान का जरिया होता है। सबसे जरूरी चीज यह है कि आप एक पारिवारिक जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। गोद लेना, सरोगेसी, टैक्स में छूट, टैक्स में कटौती, सरकारी नौकरियों में अनुकंपा, नियुक्ति, इन सब चीजों के लिए ही शादी जरूरी होती है। आज की बहस में सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी पर खजुराहो की मूर्तियों का भी जिक्र हुआ। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने खजुराहो के मंदिर की मूर्तियों का भी हवाला देते हुए कहा कि समलैंगिकता हजारों वर्ष से मौजूद है। समलैंगिकता को शहरी श्रेष्ठ वर्ग की सोच, अर्बन एलिटिज्म बताने वाले तर्क का काट रोहतगी ने अपने मुवक्किल की कहानी में बताई। उन्होंने कहा कि वह जिस याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह एक छोटे शहर का है। उसके माता पिता ने भी उसके रिश्ते को स्वीकार किया, यहां तक कि लड़के के माता पिता ने उसका रिसेप्शन भी रखा। ये एक छोटे से शहर की बात है और पेरेंट्स पिछली पीढ़ी के हैं। इस दौरान उन्होंने खजुराहो का उदाहरण भी दिया। रोहतगी ने कहा कि आप खजुराहो जाते हैं और वहां जो कामक्रीड़ा को दिखाया गया है वह हजारों वर्षों से है। इस पर यूरोप का कोई प्रभाव नहीं है। दरअसल ये तब से है जब से समाज अस्तित्व में आया। ब्रिटिश प्रभाव सिर्फ तब आया जब उन्होंने कानून बनाया और विक्टोरियन मॉडल को थोपा। बहस अभी आगे भी चलेगी, दलीलें दोनों तरफ से होगी। सरकार और याचिकाकर्ता दोनों के वकील कानूनी दांवपेच, संवैधानिक नियमों का इस मामले में हवाला देंगे, लेकिन कोर्ट सर्वोपरि है और कोर्ट उसमें इस मामले पर गौर कर सकता है जो मामले इन सबसे ऊपर हैं। अब इस बहस के बाद कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सर्वोपरि होगा और जो सामाजिक ताना बाना है उसके ऊपर ये अपने व्यापक दृष्टिकोण को डालेगा। जाहिर सी बात है जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और समाज के सारे तबके के लोगों को उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर समाज सुधार की तरफ कोर्ट जाता है तो कई ऐसी प्रथाएं हैं जो सामाजिक रीति रिवाजों से अलग होकर आगे आई। और अब खबर उस खबर की जो खास तौर से माफिया की जिंदगी और माफिया के उस बात की है जिससे वो लोगों को लूटता रहता है, यानी जीवन भर गरीबों को लूटना और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करना। ये माफियाओं का जीवन होता है, लेकिन उसका अंत भी बेहद खतरनाक होता है। अतीक का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। अतीक ने अपने जीवन में जितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था वो अब ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा है। ब्लैकमेलिंग और फिरौती से पीड़ित लोग अब सामने आ रहे हैं। अतीक की बेनाम संपत्तियों के कच्चे चिट्ठे खंगाले जा रहे हैं। मुंबई से गुरुग्राम तक एक एक प्रॉपर्टी का हिसाब हो रहा है। अतीक की काली कमाई पर कई खुलासे हुए हैं जिसका जिक्र हम आपसे साझा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी जांच में 7,000 से ज्यादा बेनामी संपत्ति और 700 बैंक खाते मिले हैं। ये अतीक और बेनामी खाते हैं। रेलवे प्राधिकरण पीडब्ल्यूडी में शेल कंपनियां मिली हैं। ईडी के पास काली कमाई का पूरा चिट्ठा है। अतीक ने शेल कंपनियों से देश दुनिया में अपना आर्थिक साम्राज्य फैलाया हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुजरात, मुंबई के व्यापारियों से अतीक के कनेक्शन मिले हैं। बड़े व्यापारियों के साथ भी अतीक की पार्टनरशिप थी। अतीक ने बड़ी कंपनियों में ब्लैक मनी निवेश की थी। अतीक अपने बेटों उमर, अली, असद को कंपनी में निदेशक बनाना चाहता था। अतीक कंपनियों में निवेश करके वहां से अपने काले पैसों को सफेद कर रहा था। साबरमती जेल के आसपास अतीक के गुर्गे रहते थे। अतीक के गुर्गों का खर्चा बड़े बड़े व्यापारी उठाते थे। अतीक की काली कमाई का साम्राज्य दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में भी फैला हुआ है। गुजरात की जेल में रहकर भी कैसे अतीक अपना काला कारोबार चला रहा था, कैसे जेल के अंदर वो से वसूलियां हो रही थी, धमकियां देकर पैसे वसूले जा रहे थे, इन सब के पीछे था पैसा। जिस पैसे के दम पर अतीक ने सिस्टम को अपनी जेब में रख लिया था, वही सिस्टम उस वक्त काम नहीं आया जब अतीक अकेला था।
लेकिन कहते हैं ना, हर बुरे काम का अंत भी बुरा होता है और अतीक या दूसरे अन्य माफियाओं के साथ भी यही चीज होती है। जिस तरह लालच ने अतीक को अंधा बनाया, उसी तरह उसके हत्यारे ने भी पैसों की खातिर अतीक की सुपारी ली। माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ जैसे माफिया डॉन हमारे सिस्टम के लिए नासूर हैं। ऐसे अपराधियों को न्यायिक सिस्टम के तहत जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा उनको सरेआम गोली मारकर भी दी जा रही है। लेकिन ये न्याय नहीं है। अतीक और अशरफ की हत्या न्यायिक सिस्टम पर एक बड़ी चूक है। हमारे संवाददाता से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आर.एस. सोढ़ी ने इस विषय पर खास बात की, सुनिए। जो कांड हुआ है, इसके अंदर जैसे भी प्रक्रिया चली, पुलिस ने तो एसआईटी तो संगठन हो ही गई है, तो इस एसआईटी का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव ने खुद एक रिटायर्ड जज और उसके साथ टीम बैठा दी इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, ये बनता तो है मामला सुओ मोटो जुडिशरी को ले लेना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो इलाहाबाद की हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद की या प्रयागराज की हाई कोर्ट, उसको इमीडिएटली लेना चाहिए था ये इशू, लेकिन उसने नहीं लिया। ये शो तो यही करता है कि भी लेकेडिक अप्रोच है, कोई मरे या जिए उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। न्यायपालिका क्या है या क्या नहीं है वो भी अपने हिसाब से चलती है। आएगा कोई पिटिशन डाल देगा तो हम जवाब दे देंगे, नहीं डालेगा तो अपने जिए अपने भागी, हमने क्या लेना देना। तो ये आप सुन रहे थे रिटायर्ड जस्टिस आर.एस. सोढ़ी को। अतीक के काले कारनामों में उसकी पत्नी शाइस्ता भी बराबर की हिस्सेदार है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता फरार है। कौशांबी प्रयागराज में पुलिस और एसटीएफ शाइस्ता की तलाश कर रही है। इसके अलावा शूटर साबिर भी उसी के साथ है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड शाइस्ता ही है। पुलिस की माने तो उमेश मर्डर को लेकर साबरमती जेल में अतीक और शाइस्ता के बीच बातचीत हुई थी और मर्डर के बाद भी दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। अतीक के आतंक से पीड़ित जिशान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अतीक खूंखार था तो शाइस्ता भी कम नहीं। वो धमकाती थी, पैसों के लिए वसूली भी करती थी, फोन भी आते थे शाइस्ता के। मोहम्मद मुस्लिम से 80 लाख रुपए शाइस्ता ने ही वसूले थे। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। अब सवाल यह है कि शौहर, देवर और औलाद को खोने के बाद भी शाइस्ता सामने क्यों नहीं आ रही है। दरअसल इसके पीछे है अतीक का ब्लैक मनी का बहुत बड़ा साम्राज्य, जो शाइस्ता के पकड़े जाने के बाद ही बेनकाब हो सकता है। यानी शाइस्ता ही वो चाबी है जो अतीक के सारे तालों पर अपना जवाब देगी और अतीक के सारे तालों पर उसको खोला जाएगा। अंडरग्राउंड चल रही शाइस्ता परवीन का हरियाणा कनेक्शन भी सामने आया है। गुरुग्राम में अतीक के अलावा उसकी पत्नी और सालों के नाम पर बनी कंपनियों के अरबों रुपए के निवेश का पता चला है। ये कंपनियां गुरुग्राम से ही संचालित हो रही हैं। यूपी की एसटीएफ इन कंपनियों का तमाम ब्यौरा जुटा रही है और कुछ का जुटा भी लिया है। ये सभी कंपनियां रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही शाइस्ता पकड़ी जाएगी, हर रात से पर्दा उठ जाएगा। अतीक और उसके परिवार की 11,684 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जब्त हो चुकी है। ईडी लगातार अतीक और उसके परिवार पर कार्रवाई कर रही है। अतीक के 100 बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। अतीक के हर कांड, हर कारनामे की शाइस्ता को जानकारी है। इसलिए हो सकता है कि शाइस्ता संपत्तियों को ठिकाने लगाने में लगी हो, ताकि पकड़े जाने से पहले शाइस्ता वो सभी संपत्तियां रिश्तेदारों के हवाले कर दे। या यह भी हो सकता है कि शाइस्ता ने ही अतीक की सुपारी दी हो, क्योंकि माफिया के घर में कुछ भी हो सकता है। संपत्तियों के राज खुलने से रोकने के लिए, ताकि जो काला साम्राज्य उसने और अतीक ने मिलकर बनाया था, अतीक उसके राज खोल रहा था और शायद यह हत्या की सुई एक बार फिर शाइस्ता की तरफ घूम जाती है। संपत्तियां लगातार जब्त हो रही थी, इस वजह से शाइस्ता ने अतीक को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जिस पर जांच एजेंसियां लगी हुई हैं कि क्या यह सवाल वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बेनामी संपत्तियों को कैसे बचाया जा सके, इस पर भी शाइस्ता लगी हुई है। अतीक के कब्र पर तिरंगा उड़ाते हुए एक शख्स अतीक को भारत रत्न दिलाऊंगा और शहीद का दर्जा दिलाऊंगा जैसी बात कह रहा है। क्या यह जायज है या फिर एक ऐसी भावनात्मक चीज है जो किसी के साथ जुड़ती है? खैर, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के गुंडे, अपराधी और माफिया का क्या हश्र होता है,
वो आपने देखा। यानी माफिया का राज किसी एक समय तक तो चल सकता है, हर समय नहीं, क्योंकि अगर माफिया ने किसी को धमकी देकर, किसी की हत्या कर कर धन वसूली किया तो एक दिन यही चीज उसे दोबारा मिलती है। और अतीक और तमाम माफियाओं के साथ ऐसा ही होता आया है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। खैर, अब दूसरी बड़ी खबर, और वो खबर है भारत की जनसंख्या की, जो कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई। भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में अब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है, यानी हमारी आबादी से करीब 30 लाख ज्यादा। 2023 की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि इस साल भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। UN 1950 से दुनिया में आबादी से जुड़ा डेटा जारी कर रहा है। तब से यह पहला मौका है जब भारत की आबादी चीन से ज्यादा हुई है। चीन में 1950 के बाद से जन्म दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। पिछले साल इसमें कमी आई। 2021 में चीन की जन्म दर 7.52% थी। यह 2022 में और घटी और घटकर 6.77% हो गई। चीन में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवित रहने की जो संभावना है वो भारत से बेहतर है। चीन में पुरुषों की औसत उम्र 76 साल और महिलाओं की औसतन उम्र 82 साल है। वहीं भारत में पुरुषों की औसत उम्र 74 साल और महिलाओं की उम्र सिर्फ 71 साल है। UNFPA इंडिया के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आर्थिक विकास के मामले में यह लगातार आगे बढ़ रहा है। हम तकनीकी मामले में हर रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। चीन में 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग भारत के मुकाबले दोगुने हैं। भारत में 14 साल तक की उम्र वाली 25% यानी करीब 35 करोड़ आबादी है। चीन में यह आंकड़ा 17% यानी 24 करोड़ के आसपास है। भारत में 15 साल से 64 साल उम्र वाले 68% लोग हैं, यानी करीब 97 करोड़ लोग हैं। चीन में यह आंकड़ा 69 यानी 98 करोड़ लोगों का है। भारत में 65 साल से ज्यादा उम्र के 7% यानी करीब 10 करोड़ लोग हैं। वहीं चीन में यह आंकड़ा 14% यानी करीब 20 करोड़ का है। आंकड़े जारी करने के बाद UNFPA की तरफ से कहा गया कि यह साफ नहीं है कि भारत की जनसंख्या चीन से कब आगे निकली। दोनों देशों के आंकड़े जारी करने के समय में काफी अंतर है, तो इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हम यही बता सकते हैं कि चीन की जनसंख्या पिछले साल पीक पर थी, जिसके बाद इसमें 8.5 लाख की गिरावट आई। वहीं इसके उलट भारत में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। बता दें कि 1881 में पहली बार भारत की जनगणना हुई थी। उस वक्त भारत की जनसंख्या 25.38 करोड़ थी। इसके बाद से ही देश में 10-10 साल के अंतराल पर जनगणना होती रही। यहाँ हम आपको देश में होने वाली जनगणना के बारे में बता रहे हैं। फरवरी 2011 में 15वीं बार जनगणना हुई थी, तब जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा थी। आंकड़ों के मुताबिक देश में 51.54% पुरुष और 48.46% महिलाएं हैं। देश में अगली जनगणना 2021 में होनी थी, जो कोरोना के चलते नहीं हो पाई। इसके बाद इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। हालांकि भारत सरकार ने घोषणा की थी कि अगली देश में जनगणना ऑनलाइन होगी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक चीन की आबादी 131 करोड़ तो भारत की आबादी 166 करोड़ के आसपास हो सकती है। तब मुंबई की आबादी 4.24 करोड़ हो जाएगी। यह दुनिया का सबसे व्यस्त और बड़ी जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है। अब आज की एक और ऐसी खबर जो आपके सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत में फैटी लीवर एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी इससे परेशान हैं। लीवर का हेल्दी रहना कितना जरूरी है, यह समझाने के लिए हर साल 19 अप्रैल यानी आज के दिन वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। आज यही मौका है। इस बार की थीम है फैटी लीवर कभी भी किसी को हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। हम आपकी नौकरी, रहन सहन और खान पान
कैसे लीवर के लिए कितनी चुनौती है, आज इसी का विश्लेषण करेंगे। क्योंकि एक जगह बैठकर लंबे समय तक काम करने से लीवर को शराब जितना ही नुकसान होता है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि शराब पीने से ही लीवर को नुकसान होता है तो आप गलत हैं। बैठकर अगर लंबे समय तक आप काम कर रहे हैं तो भी आपके लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप बैठकर काम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में चलते फिरते रहिए, यानी मूवमेंट जरूरी है। लीवर की परेशानी हो तो पानी कम करो, ये बातचीत हर घर हर ऑफिस का हिस्सा है। ज्यादा शराब पीने से नुकसान तो तय ही है, लेकिन कोरोना और उसके बाद शराब नहीं पीने वालों में 25% तक लीवर की बीमारियां बढ़ी हैं। तमाम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की माने तो मरीजों में अधिकतर कॉरपोरेट आईटी में काम करने वाले हैं। अधिकांश 10 से 12 घंटे बैठकर काम करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने एक्सरसाइज छोड़ रखी है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 साल में शराब पीने वाले सामान्य और नहीं पीने वाले लीवर के मरीजों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। शराब पीने वाले लीवर के मरीज ज्यादातर गांव से आते हैं क्योंकि ये लोग शराब ज्यादा मात्रा में पीते हैं। डॉक्टर्स के पास जो मरीज पहुंच रहे हैं उनमें से 40% शराब पीने वाले हैं, जिनमें से 15% को लीवर सिरोसिस हो जाता है। जरा सी लापरवाही से ये कैंसर में बदल सकता है। 40 साल से ज्यादा उम्र वाले मरीज को शराब पीने से लीवर डिजीज होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब महिलाओं में अल्कोहलिक लीवर डिजीज की मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। 5 से 10 साल में महिलाओं में यह समस्या तेजी से दिखाई देगी। दरअसल शराब पीने वालों में महिलाओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इनमें से 40 साल से कम उम्र की महिलाओं की संख्या 70% के करीब है। शराब लीवर के लिए इतनी घातक है कि पीने वाले 85% लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। इसके अलावा करीब 25% लोग फैटी लीवर के शिकार हैं। लीवर पर चर्बी जम जाना और उसका होना भी शराब जितना ही हानिकारक माना जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि हमारे शरीर का 1 घंटे में सिर्फ एक ही ड्रिंक और एक दिन में कुल 3 ड्रिंक को ही पचा सकता है। एक से अधिक स्टैंडर्ड ड्रिंक हमेशा खतरनाक माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि लीवर को फिट कैसे रखा जाए। लीवर को हेल्दी रखने के लिए और डिटॉक्सिफाई करने के लिए एलोवेरा, आंवला और वेजिटेबल जूस जरूर पिएं। भरपूर फाइबर वाली चीजें जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, जई, दलिया, स्प्राउट्स, ओट्स और दाल भी लें। लीवर को फिट रखने के लिए हरी सब्जियां, साग, सलगम, बीन्स, मटर और दूसरी सब्जियां जरूर खाएं। देश भर में फैटी लीवर रोग काफी कॉमन है। हर 5वां व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक भारत में 9 से 32% लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो रहा है और हो सकता है ये आगे बढ़े। इस साइलेंट बीमारी के लिए कुछ वार्निंग साइन होते हैं जो शुरुआत में नजर नहीं आते हैं और समस्या बढ़ने के बाद ही सामने आते हैं। युवाओं में यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें खराबी आने पर शरीर के अन्य अंगों पर इसका असर होता है। इससे किडनी, हार्ट, लंग्स समेत अन्य अंग प्रभावित होते हैं। अल्कोहल के अलावा ज्यादा जंक फूड, लाइफस्टाइल, व्यायाम की कमी के कारण लीवर संबंधित बीमारी होती है। देश में हर साल करीब 30,000 मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन 2 से 2,500 मरीज ही ट्रांसप्लांट करा पाते हैं। इसका प्रमुख कारण ऑर्गन डोनेट न होना, इसके लिए लोगों में जागरूकता की कमी है। इसी के कारण काफी लोग बिना ट्रांसप्लांट के ही रह जाते हैं। 2,500 होने वाले ट्रांसप्लांट में भी 80% डोनेट करने वाले परिवार के ही लोग होते हैं। यानी वो मैच भी करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लीवर की बीमारी को रोकने के और मैनेज करने के लिए टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स में लाइफस्टाइल में बदलाव, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ टीकाकरण और हेपेटाइटिस बी का जल्द पता लगाना और इलाज करना शामिल है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन अंतिम स्टेज लीवर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए आशा प्रदान करता है। ओपीडी में 30 से 40% मरीजों को लीवर की समस्या होती है। इनमें से अधिकतर मरीज जंक फूड, ज्यादा चर्बी वाली डाइट और शुगर ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं और उसके कारण बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर के अनुसार अगर किसी को फैटी लीवर है तो उसे पेट के ऊपर दाहिनी ओर दर्द हो सकता है, भूख कम लग सकता है, वजन गिर सकता है, आंखों का पीला पड़ना, पैरों में हल्की सूजन बनी रहना, हर वक्त थकान या कमजोरी महसूस करना, ये सभी स्वस्थ लीवर न होने की ओर इशारा करते हैं। तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न दें और खुद डॉक्टर न बने। एक तो समय समय पर बॉडी चेकअप जरूर कराते रहें और अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए शराब की लत न बनाएं। साथ ही अगर आप बैठे बैठे काम हर वक्त करना चाहते हैं तो अपने बॉडी को मूवमेंट में लाएं। मीठी चीजें कम खाएं, प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करें, ऑयली फूड न लें, फाइबर वाली चीजें ही खाएं।
बाकी चीजें कम से कम खाएं, जैसे बैंगन, टमाटर, आलू, फूलगोभी। नॉनवेज खाना है तो मछली खाएं। स्टेरॉइड क्रीम और इंजेक्शन यूज नहीं करें। ज्यादा पेन किलर जैसे कॉम्बिफ्लैम, ब्रूफेम, वॉवरेन खाने से बचें। सबसे ज्यादा जरूरी है मॉडरेट एक्सरसाइज रेगुलर करें, यानी आपको रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करना है। मेडिकल साइंस कहता है कि इंसान के शरीर में लीवर राइट साइड होता है और डॉक्टर कहते हैं कि राइट साइड का यही हिस्सा जितना राइट काम करेगा, लाइफ उतनी ही राइट रहेगी, राइट ट्रैक पर चलेगी। लेकिन अब तो इंसान ठहरा एक इंसान एक बात पर न तो ये टिकता है और न ही ठहरता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्रिटिश सिटीजन मार्क सी की क्लब में जान न जाती। खैर, खबर कहती है कि मार्क पोलैंड घूमने गया था, लेकिन नाइट क्लब में फ्री एंट्री के लिए बस एक ही शर्त थी, और वो कि क्लब के अंदर केवल 90 मिनट में जो 22 पैग पी लेगा उसे वो फ्री एंट्री मिलेगी। जी हाँ, शराब के पैग। अव्वल तो ये कि मार्क ने पहले से ही शराब पी रखी थी और क्लब में एंट्री के बाद उसे जबरन 22 पैग और पिलाए गए, जिसके बाद मार्क बेहोश होकर गिर गया और फिर 36 साल के मार्क की मौत हो गई। मार्क के साथ हुई अनहोनी ये चिताती है कि ज्यादा शराब मौत की दावत होती है, जिसे मेडिकल साइंस अल्कोहल पॉइजनिंग कहता है। क्या होता है अल्कोहलिक पॉइजनिंग, ये भी हम आपको बताते हैं, जिससे आपके बॉडी का राइट पार्ट राइट काम करेगी। जल्दी शराब पीने से अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकती है। शरीर के पचाने की क्षमता से तेज शराब पीना इसलिए खतरनाक है कि पाचन क्षमता पर तेज शराब पीने पर शराब जहर बन जाती है। तेज शराब पीने से बोलने की, खड़े होने की, चीजें उठाने की क्षमता पर असर पड़ता है, साथ ही मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। सांस लेने में परेशानी होती है। अनियमित सांस लेने से जान का खतरा हो जाता है। शराब पीना ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो आप सब समझ गए होंगे। और खास तौर पर आज के वक्त में जब आप लीवर से की समस्या से जूझ रहे हों या न जूझें, तो उसके लिए एक चेतावनी है कि शराब न पिएं। ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक्स को बढ़ाएं, यानी नॉर्मल पानी को बढ़ाएं और एक्सरसाइज जरूर करें। साथ ही जो उपाय हमने आपको बताएं उस पर जरूर ध्यान दें, रेगुलर चेकअप कराएं। तो न्यूज इनसाइट में आज इतना ही। उम्मीद है हमारा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए जारी रहेगा। अब हमें दीजिए इजाजत और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत 24।